के साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। बंगाल के चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है, यानी कि अब बंगाल में सियासी रणनीति नहीं बल्कि शाह नीति काम करेगी। आज अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे और वहां उन्होंने दर्शन पूजन भी किया और शक्ति प्रदर्शन भी किया। और अमित शाह ने आज खुलकर अपनी चुनावी सभा में कहा कि कहीं चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली न रह जाएं। तो क्या यही है चुनावी चाणक्य के चक्रव्यूह जिसमें फंस कर रह गई हैं दीदी? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। मिशन बंगाल पर शाह, ममता की मुश्किल राह। कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की। अमित शाह की ललकार, टीएमसी में हाहाकार। मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। ममता के बागी बने बीजेपी के साथी। मां माटी मानुस के नारे को तोलबाजी और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। महापुरुषों को प्रणाम, बंगाल में बनेगा चुनावी काम। मां काली की भक्ति, मिलेगी चुनावी शक्ति। किसान के घर भोजन, बंगाल में चुनावी मिशन। बंगाल का रण, शाह का मिशन 200 का प्रण। दीदी कान खोल कर सुन लो, 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ममता के गढ़ में खिलेगा कमल। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह का यह उद्घोष बंगाल की धरती से है। ममता के गढ़ में अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। शाह का बंगाल मिशन सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है। शाह का मिशन बीजेपी को अब की बार 200 पार सीटों का है। इसके लिए शाह ने कमर कस ली है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने की पटकथा तैयार है। शाह मिशन बंगाल पर है। आज सुबह शाह ने सबसे पहले कोलकाता के रामकृष्ण मिशन आश्रम में पूजा की। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के कल्चरल सेंटर में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शाह ने मिदनापुर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा की। वीर शहीद खुदीराम बोस को जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद शाह ने एक किसान के घर खाना खाया और फिर जनसभा का आयोजन किया, जिसमें टीएमसी समेत कई पार्टियों के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। ममता के साथ ही रहे शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा। शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर करारा हमला किया। इस दौरान टीएमसी सीपीएम के विधायकों और पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। रैली में अमित शाह ने ममता पर ताबड़तोड़ हमले किए और विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। दीदी कान खोल कर सुन लो, 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साफ है कि बीजेपी ने ममता को चुनौती दी है। जिस तरीके से ममता के साथी बीजेपी के सारथी बन रहे हैं, ममता को भी एहसास होने लग गया है कि अब उनकी जमीन खिसकने वाली है। सवाल ये कि क्या अब की बार बीजेपी का सोनार बंगला का सपना होगा साकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि मिशन बंगाल पर शाह, ममता की मुश्किल है क्या राह? सवाल आज महाभारत में ये कि बंगाल का रण पूरा होगा
शाह का 200 प्लस का प्रण, क्योंकि 200 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। सवाल यह कि दर्शन पूजन से पूरा होगा चुनावी मिशन। सवाल आज महाभारत में यह कि चुनावी चाणक्य के चक्रव्यूह में फंस गई हैं ममता दीदी, और सवाल यह भी कि ममता से करीबियों का मोह भंग, जनता का भी क्या छूटेगा संग, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल में ममता बनर्जी आ जाती है। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एसके दत्ता, पूजा श्री हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के एमएलए जितेंद्र तिवारी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिर्बान बैनर्जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सुनीत चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ कर रही हूं। जितेंद्र जी, वो जो मंच आज सजा था जिसपे टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम के बहुत से नेता नजर आ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें हमें बताया गया था आपका भी नंबर था। जी, जिस तरह से एमएलएस के बारे में या मंत्रीज के बारे में या अन्य पदाधिकारियों का नाम अमित शाह जी इस तरह से ले रहे थे जैसे 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर उन्होंने खरीदा है, तो मैं आलू प्याज या टमाटर नहीं हूं कि इस तरह बिक जाऊं। जो लोग अपने आप को आलू प्याज या टमाटर समझते हैं वो उस तरह बिक सकते हैं। मेरा नाम बिना किसी कारण के ऐसे चीजों में न घसीटा जाए, यही मेरे लिए भी अच्छा है। और जो ऐसा सोच रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2 दिन पहले अगर आप यहां आते तो शायद मुझे यहां लिखना पड़ता कि टीएमसी के पूर्व विधायक, टीएमसी के पूर्व नेता। आज मैं लिख रही हूं टीएमसी के नेता, तो 2 दिन में ऐसा क्या बदला है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि टीएमसी में एक झड़ी लग गई है उन नेताओं की जो छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 दिन पहले आप भी यही कह रहे थे सब बदल गया है, पार्टी में सुनी नहीं जा रही है। जी, ये बिल्कुल सच है कि मैंने अपने असंतोष की बात की थी, लेकिन ममता बनर्जी से हम लोग दुखी हैं या दीदी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी बातें हम लोगों ने कभी नहीं कही थी। और यदि कोई ऐसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का क्लेम करता है कि पार्टी में कभी कोई असंतोष नहीं हो सकता, तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एक परिवार है और परिवार में जब एक साथ चलेंगे तो कभी कभी असंतोष होगा भी। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, इस बातों को हम यही बात राजीव जी, एक मिनट दबाया जाता है। एक मिनट, मैं इसी बात पर आ रही हूँ जितेंद्र जी। काम करने की आजादी नहीं थी, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी, जिम्मेदारी भी छोड़ी, उनका असली चेहरा सामने आ गया। ये सब आपके बयान है, अलग अलग लोगों को दिए गए बयान हैं। मुझे ये बताइए कि असली चेहरा किसका दिख गया, अब 2 दिन बाद बदल गया? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं, मुझे पता है राजनीतिक मजबूरियां होती हैं कुछ, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जब आपने 2 दिन पहले पार्टी छोड़ी, जिम्मेदारी छोड़ी, उसके बाद एक ये झड़ी हमने देखी टीएमसी नेताओं की, तो हमें ऐसा लगा आप भी उसी में शामिल होने वाले हैं। नहीं, आप अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं भी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दीदी का साथ हम लोग छोड़ सकते हैं। बंगाल की जनता जो बंगाल को प्यार करते हैं, बंगाल की अस्मिता को सम्मान करते हैं, वो दीदी का साथ छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ये जितेंद्र जी, राजीव जी, जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं वो छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जो बंगाल को प्यार करते हैं। बल्कि आज तो गृह मंत्री ने कहा कि जो बंगाल को प्यार करते हैं वो दीदी के साथ नहीं रह सकते। सुचित्रा जी, मुझे गाना याद आ रहा है कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, किसी ने नहीं, दिल ऐसा दीदी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को, जो आपके चैनल पर बैठे हैं बेचारे, जो कल तक अपना दर्द दिखा रहे थे, एक भले मानुष को अमानुष बनाकर छोड़ा। दीदी ने सबको अमानुष बना दिया है अपनी ही राजनीतिक पार्टी में। आप लोगों को जनता के बीच में जाना है, क्या जवाब देंगे? केवल कत्ल से, केवल बम फेंकने से, केवल हमारे ऊपर पत्थर फेंकने से या हमारे कार्यकर्ताओं को पेड़ से लटका के जान से मार देने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं डिलीवरी से। देखिए, हमारे बीच में बैरियर बन के बैठी है। 1,32,000 करोड़ का पैकेज होता था, कहां पर देश के प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख करोड़ का पैकेज कर दिया कलकत्ता का, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। कहां हमारा आयुष्मान भारत योजना थी, गरीब व्यक्तियों के लिए तो थी आप लोगों के, उनको एक उपचार मिलता, पैसा मिलता, वो भी आपने रोक दिया। अरे कैसे जवाब देंगे आप लोग?
जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि दीदी के साथ रहना चाहते हैं, देखिए आपके नहीं राजीव जी आप जिनके साथ जितेंद्र जी के साथ स्क्रीन पर कटे हैं, ये भी यही कह रहे थे कि आसनसोल तक पैसा नहीं पहुंच रहा है जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया गया, ये भी यही आरोप लगा रहे थे। अब उन आरोपों से तो पीछे नहीं हटेंगे ना जितेंद्र जी। मैंने आपसे कहा कि आपने खुद आरोप लगाए पैसा नहीं मिल रहा है, वही बात राजीव जी कह रहे हैं। जी ऐसा है कि बंगाल की अस्मिता की आप बात करेंगे, बंगाल की उन्नति की बात करेंगे और बंगाल के लोगों पर भी अपना कहर ढाएंगे। बंगाल को केंद्र सरकार कितना प्यार करती है, प्रधानमंत्री जी कितना प्यार करते हैं, गृह मंत्री जी कितना प्यार करते हैं, ये कोविड-19 के समय हम लोगों ने देख लिया। 53,000 करोड़ रुपया बंगाल का बकाया है, वो देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। वो तोहफा यदि आज देते, आज उसकी घोषणा करते कि एक सप्ताह के अंदर वो 53,000 करोड़ रुपया जो बंगाल का बकाया है वो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद ये बात नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट राजीव जी एक सेकंड राजीव जितेंद्र जी, यही आरोप आप 2 दिन पहले ममता बनर्जी पर लगा रहे थे कि पैसा स्मार्ट सिटी के लिए दिया, हमें नहीं मिला। अगर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी से अलग हो रहा हूं। ये तो आपके शब्द थे सर। जी ऐसा है कि एक परिवार के अंदर जब आप रहते हैं तो परिवार के अंदर आपके मन में यदि कोई असंतोष हो तो परिवार के मुखिया के सामने वो बात, तो परिवार छोड़ देते हैं क्या? मुखिया परिवार छोड़ देते हैं क्या? देखिए असंतोष है एक मिनट राजीव जी, एक मिनट बेटा भी जितेंद्र जी, परिवार छोड़ देते हैं क्या? मुझे नाराजगी होगी घर में, अपने घर से, तो मैं घर छोड़ दूं? आपने तो छोड़ दिया था। आवेग में कभी कभी बेटा भी कहता है कि माँ मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है। आवेग में, भावनाओं में कभी कभी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। आवेग में ये बातें निकल गई हैं। मैं अवनी जय जी एक मिनट राजीव जी, मैं आपके साथ, अवनी जय जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अनिर्बान जी के पास जाऊंगी। अनिर्बान जी, ये एक पूरी फहरिस्त हो गई है नेताओं की जो छोड़ कर जा रहे हैं, और अब तो ये कह रहे हैं अमित शाह आज बंगाल में कि ऐसा ना हो चुनाव तक अकेली रह जाए दीदी। अवनी जय जी, ये चुनाव तक दीदी अकेली रह जाए, आज मंच देखकर तो ऐसा लगा कि कहीं ये सच तो नहीं होने वाला है। देखिए सुचरिता, एक बड़ी साफ सी बात है। एक तरफ जितेंद्र तिवारी हैं जो 2 दिन पहले तक ठीक वही बात कर रहे थे जो आज तमाम टीएमसी और सीपीएम छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किया, ठीक वही, बिल्कुल एक भाषा थी। ये ठीक है कि जितेंद्र तिवारी के साथ बीजेपी में जाने का कोई बहुत सॉफ्ट या बहुत ही सुविधाजनक रास्ता नहीं मिला होगा, इसलिए जितेंद्र तिवारी बीजेपी में नहीं गए। टीएमसी में उन्होंने अपना रास्ता, दोबारा अपना स्थान ढूंढा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, आज जितेंद्र तिवारी के वापस आने से पहले कल से ये खबरें थी कि बीजेपी के कुछ लोग, बाबुल सुप्रियो टाइप लोग, बाबुल सुप्रियो जैसे मंत्री जितेंद्र तिवारी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में आने में नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई नहीं नजर आती। लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, आपके यहाँ सुनीत चोपड़ा भी हैं, जितेंद्र तिवारी भी हैं, तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल 70 सालों में जो पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, संगीत के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल कोलकाता केंद्र हुआ करता था। 70 साल में पश्चिम बंगाल का क्या हाल किया? पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति कोई जवाबदेही है कि नहीं आप लोगों की? 30 साल कम्युनिस्टों ने अपना शासन करके पूरी तरह से बंगाल के व्यावसायिक स्वरूप को बिल्कुल नष्ट कर दिया, और ममता बनर्जी ने कटमनी ला करके और रोहिंग्याओं को बसा करके सांप्रदायिक राजनीति करके अपने सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। जितेंद्र तिवारी, आपको मानना चाहिए, आप टीएमसी में रहें ना रहें, आप बीजेपी में जाएं ना जाएं, लेकिन इस सच को स्वीकार करना चाहिए आपको। आप निर्दलीय जीत सकते हैं, लेकिन टीएमसी के साथ नहीं जीत सकते। वहां पर आप परसों तक कुछ और कह रहे थे और आज अचानक आपको दीदी के प्रति ऐसी ममता उभरने लगी है आपकी। ऐसी नहीं, ऐसा ये बात नहीं है, सच है। जितेंद्र जी, आप कुछ भी बोले, उससे पहले आपने अभी माँ बेटे का रिश्ता बता दिया। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, यही रिश्ता शुवेंदु अधिकारी बता रहे थे थोड़े दिन पहले तक, आज वो अमित शाह के पैर छू रहे थे। अब आप बोलिए। देखिए वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, मैं अपनी बात कह सकता हूं,
और जहां तक बंगाल के बारे में, बंगाल को स्मशान बनाने की जो बातें कर रहे हैं, जो सपना बंगाल के बारे में आप दिखा रहे हैं, जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक परिवेश क्या है, उत्तर प्रदेश में कितनी आर्थिक उन्नति हुई, उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिला, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को क्या मिला, जहां उत्तर प्रदेश है वो आज की डेट में बंगाल की जनता देख रही है। योगी आदित्यनाथ ने ब्रज में, अयोध्या में, वाराणसी में, आप हाल जाके देखिए ना। नहीं, आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं, मैं बीच में ही बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के विकास का कोई आज की डेट में आप नाप नहीं सकते कितना हुआ है। आज से 5 साल पहले का और आज का उत्तर प्रदेश देखिए, जमीन आसमान से ज्यादा का अंतर है वहां पर। जिस तरह से जाके देखिए, दलितों पर अत्याचार वहां हो रहा है, दलित महिला को जलाया जा रहा है, पत्रकारों पर प्रयागराज का कुंभ देखा था ना आपने? अत्याचार हो रहा है, प्रयागराज का कुंभ देखा था? एक सेकंड मैं जितेंद्र जी प्रयागराज का कुंभ देखा था आपने? मत बनाइए जितेंद्र जी, मैं सिर्फ इस बात पर जाना चाहती हूँ, जितेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके जो साथी, जो 2 दिन पहले तक आपके साथी थे, वो आज मंच पर हैं, बीजेपी के मंच पर थे, उन्हें क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप तो खुद ही ये कह रहे थे कि काम करने की आजादी नहीं है पार्टी में, तो जहां काम करने की आजादी नहीं होगी वो तो दल बदलेंगे ही। जितेंद्र जी, तृणमूल कांग्रेस में कम से कम ये अधिकार है कि मैं अपनी मन की बात, मन की व्यथा अपने पार्टी के नेताओं से कह सकता हूं। कम से कम ये आजादी है कि श्री अमित शाह जी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ या अन्य किसी नेताओं के खिलाफ एक शब्द कह पाए। आडवाणी जी का क्या हाल है हम लोग देख रहे हैं, राजनाथ सिंह चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, अन्य जो बीजेपी के नेता है वो एक शब्द नहीं कह पाते, कोई मंत्री अपना काम नहीं कर पाता। हमारी पार्टी में तो कम से कम लोकतंत्र है कि हम अपनी बात को अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने रख सकते हैं और उसका समाधान भी किया जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अनिर्बान, आप पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। अनिर्बान, मुझे ये बताइए, जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि हमें तो बोलने की आजादी है, तो जिन ने बोला उन्हें वो पार्टी से हट गए और इसीलिए अब वो दामन थाम रहे हैं बीजेपी का। जिसने पार्टी के खिलाफ बोला उससे तो किनारा कर लिया, तो ये कैसी आजादी है भाई? शुभेंदु जी की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो एलिगेशन लाए थे पार्टी के खिलाफ, अपने पार्टी के खिलाफ, कि पहला बात यह है कि उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सुनना चाहिए कि सरकार में ममता बनर्जी जो सीएम है, उनके अलावा अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दफ्तर है, मंत्रक है, वो है शुभेंदु अधिकारी। अधिकारी फैमिली के पास एमपी है, एमएलए है, चेयरमैन है, काउंसिलर है, हर एक बोर्ड के डायरेक्टर्स है, सारे लोग तो वहीं से है। तो ये पहली ये झूठा है। दूसरा बात है कि वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो सर 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? इतना दिन तक आपने काम क्यों नहीं किया? ये तो जनता आपसे पूछेगी। और तीसरा बात है कि आदर्श के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। तो भाई साहब, बीजेपी का काहे का आदर्श? एक बांग्ला विरोधी पार्टी है, एक बंगाली विरोधी पार्टी है, और आप खुदीराम बोस के नाम लेकर सीधा नाथुराम गोडसे के पार्टी में एसके दत्ता जी को लीजिए। आरएसएस का हिस्ट्री क्या था? खुदीराम बोस, मैं अनिर्बान मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में पूछ रही हूँ जी। अनिर्बान, मैं पूछ रही हूँ कि जिन लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बोला, जिन्होंने उनके भतीजे के खिलाफ बोला, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, पदों से हटा दिया गया, तो फिर कौन सी लोकतंत्र की पार्टी में बात कर रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही हूँ। शुभेंदु बाबू खुद रिजाइन कर चुके थे। पार्टी का हायर अथॉरिटी उनके साथ कहा कि हम लोग मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग किए, उसके बाद वो खुद हट गई। उनका डिसीजन है। आपके मित्र ने कितने बार शुभेंदु बाबू का खुद का डिसीजन है कि वो पार्टी में नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, उनका डिसीजन है और उनका मर्जी है। तृणमूल कांग्रेस जितेंद्र बाबू ने अपना जो मन में था वो बता दिए। पार्टी के साथ बातचीत हुआ, वो वापस आ गए। बोस याद आ रहा है? पहले क्यों नहीं याद आया था? जब भाजपा ने जाके उनको सम्मानित किया है, उनके परिवार को, तब आपको याद आ रहा है खुदीराम बोस। कल को जब भाजपा जाके आपके प्रफुल्लो चाकी को सम्मानित करेंगे, उनके फैमिली को जब जाके सम्मानित करेंगे, तब आपको प्रफुल्लो चाकी याद आएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तभी आपको याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुराने फाइल्स खोदेर के निकालने की कोशिश करते हैं, तब याद आता है।
बांग्ला में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल। आज दीदी के साथ वही सब चीज हो रहा है जो दीदी ने बोया है। नहीं, ये तो फिर और बड़ी समस्या है। एक मिनट, ये तो फिर और बड़ी समस्या है। एक मिनट, मैं जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। अनिर्बान, जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुनीत जी को लीजिए स्क्रीन पर, मैं जितेंद्र के पास जा रही हूँ। सुनीत जी आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र जी मुझे ये बताइए, ये तो फिर और बड़ी समस्या है कि कोई नेता अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर जा रहा है। अनिर्बान कह रहे हैं कि वो तो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बोला है। तो फिर तो ये और बड़ी समस्या है कि कोई नेता क्यों पार्टी छोड़ रहा है। आपने क्यों छोड़ने का मन बनाया था पार्टी? मैंने तो कहा कि मेरी कुछ समस्याएं थी, वो समस्याएं मैंने पार्टी को बताई और पार्टी ने उसका समाधान कर दिया। हाँ। अन्य लोगों की कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको लगता है कि इस पार्टी में रहकर उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और शायद उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से बंगाल के लिए वो क्या कर पाएंगे ये बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने लिए बड़ा कुछ कर पाएंगे। उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि बंगाल में जो मिशन 200 है तो ये उनका अपना वो पूरा होने वाला है बीजेपी का, ये तो नहीं लग रहा है। ये मिशन 200 की बात कहीं सच तो नहीं लग रही है टीएमसी के अपने कार्यकर्ताओं को, इसीलिए जा रहे हैं। जी अभी यदि ऐसा होता तो वो टॉर्च लेकर दूसरी पार्टियों में नेता नहीं ढूंढते। उनको तो उनके पास तो अभी तक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं बता पा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का प्रश्न आता है तो प्रधानमंत्री जी का नाम वो बोल देते हैं। उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पहले बताएं। मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रधानमंत्री का नाम बताते हैं। दीदी के टक्कर में उनके पास कौन है ये पहले बताएं जनता को, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। क्या किया है माटी मानुष के नाम पे, माटी के नाम पे तो रक्तपात है वहां पे, लाल लाल हो गया रक्त से। विरोधी जितने सारे हैं जो दीदी के बातों से समर्थन नहीं देते हैं, उन लोगों का कत्लेआम होता है बंगाल में। ये तो हकीकत है। एफडीआई के नाम पे 0, एफआईआई के नाम पे 0, इन्वेस्टमेंट के नाम पे 0। इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट गोल है। अच्छा, सुनीत चोपड़ा जी के पास जा रही हूँ, मैं सुनीत जी के पास जा रही हूँ, पूजा श्री के पास जाऊंगी, लेकिन पहले सुनीत चोपड़ा। एक मिनट, जितेंद्र जी, एसके दत्ता जी, मैं एक बार सुनीत चोपड़ा के पास चली जाऊँ। सुनीत जी, अब जितेंद्र तिवारी बता रहे हैं, अनिर्बान बता रहे हैं कि क्यों छोड़ी नेताओं ने क्यों छोड़ी टीएमसी, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। तापसी मंडल, अशोक डिंडा, इन नेताओं की क्या मजबूरियां थी सर? इन्होंने लेफ्ट छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, आज बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है। जिसको ये लोग चोर कहते थे उन सबको इन्होंने सीबीआई इस्तेमाल करके ले लिया है। और सिर्फ बंगाल में नहीं, मैं केरला के भी एक आदमी को जानता हूं जिसके ऊपर फॉरेन मनी को डील करने के लिए उनको कांग्रेस से चुरा के बीजेपी में लाए। तो ये इनका तरीका है कि पहले झूठे आरोप लगाओ और फिर बीजेपी में लाओ। सुनीत जी, वो तो कह रहे कोई मजबूरी नहीं थी, अपनी मर्जी से छोड़कर गए। आप यहाँ पर दूसरी कहानी बता रहे हैं कि मजबूरी है, तो ये तो मजबूरी है, ले जाया गया। झूठा केस मजबूरी नहीं है तो और क्या है? दिक्कत है क्या कि ये मानने में दिक्कत है कि जिसकी सियासी जमीन खिसक रही है, नेता को लग रहा है वो क्या करेगा उस पार्टी में रहकर, लेफ्ट में रहकर क्या करेंगे वो नेता? उन्हें लगा कहाँ कैसे काम करेंगे, सत्ता में तो हम आएंगे नहीं, उन्हें ये लग रहा है क्या? एक महिला गई है और उसको पहले एक्सपेल कर दिया था। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कि वरना सुनीत जी सब लोग रहना चाह रहे हैं, वरना सब लोग रहना चाह रहे हैं सीपीएम में और सीपीआई में। ममता दीदी अकेली रह गई है, अब सुनीत चोपड़ा जी उनके प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। हमने जो अनाज भेजा, हमने जो पैसा भेजा, तूफान के वक्त में वो इनके कार्यकर्ता लूट के खा गए। बताइए, दीदी ने हिदायत दे दी। हमने जो पैसा सेंटर से भेजा, हमने जो अनाज सेंटर से भेजा, सुनीत चोपड़ा जी जवाब देंगे आज हमें, क्योंकि जो इनके टीएमसी के विधायक बैठे हैं उनका क्या पैसा भेजा है? तुम तो जीएसटी नहीं दे सकते, क्या बकवास कर रहे हो? ये जवाब देंगे। केरला में जूते खा के भागे हो, केरला में जूते खा के भागे हो, केरला में जूते खा के भागे हो। बताइए दीदी, वो पैसा लेके कहां गई? उनका भतीजा भ्रष्टाचार। हमें मत सुनाओ झूठ,
उनके सोने की तस्करी कर रहे थे और फिर यूएई के साथ सरकार आई थी, जय शाह ने मिलके आईपीएल किया। क्या सुना रहे हो हमको? इल्जाम लगा रहे हैं। हम जानते हैं तुम क्या हो। बंगाली की बात करते हैं। सुनीत जी, मुझे एक बात बताइए। सुनीत जी, वहाँ पर नेता, उन्हें लग रहा है कि सियासी जमीन कोई है लेफ्ट पार्टीज की। सीपीआई और सीपीएम में रहकर नेता कैसे काम करेंगे? मुझे बताइए। वो अगर बीजेपी में गए हैं। केरला पहली लेफ्ट सरकार थी हिंदुस्तान में, आज भी है। भ्रष्टाचार में पकड़े गए। सर, पहली लेफ्ट सरकार थी। मुझे ये बताइए कि अब कहाँ है? अब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुनीत जी, एक बात मुझे बताइए। पश्चिम बंगाल की बात पूजा श्री जी को लेंगे उसके बाद। आज एक मिनट। पश्चिम बंगाल में किसान सबसे ज्यादा हमारे साथ है। ठीक है, अच्छा, किसान आपके साथ है? किसान आपके साथ है सुनीत जी? एक मिनट। किसान के घर रोटी। सुनीत जी, जो सारी सियासी लड़ाई है उसे बीजेपी वर्सेस टीएमसी माना जा रहा है, उसमें बल्कि ओवैसी जी की चर्चा हो रही है, लेकिन लेफ्ट की कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप कुछ भी मानिए, समय बताएगा। जनता मालिक है, जनता मालिक है। पूजा श्री के पास जाना है कम्युनिस्ट पार्टी। एक मिनट दत्ता जी, एक मिनट। मुझे ये बताइए, जो सुनीत जी कह रहे पूजा श्री रहो। नहीं, चिल्लाने वालों से सर, जो हकीकत है उसे जो ना देखे, वो अपने सियासी भविष्य पर सर आंखें मूंद रहा है। उनको पैसे मिले तो आपको कितना पैसा मिला टीएमसी में वापस आने के लिए? बताइए आप बताइए तिवारी जी, आपको कितना पैसा मिला और क्या पदवी दी जाएगी? और जहाँ तक ये बताया जा रहा है कि टीएमसी अधिकारियों को बहुत ज्यादा दफ्तर मिले हुए थे, काम करने के लिए छूट मिली हुई थी। मैं उन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि काम करने की छूट वो छोड़िए, देश का बंटवारा कर दिया आपने, देश का बंटवारा कर दिया। अरे आपको अखंडता में एकता अगर कोई रखा हुआ है तो वो बीजेपी है, और आप लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। मिट्टी पलीत की है, ऐसी मिट्टी पलीत की है कि बंगाल के नाम पर आप राजनीति में उतर आए हो, आप राजनीति कर आए हो। आपने ये भूल गए कि भारत खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है। सुनीत जी, एक मिनट। पूजा श्री, एक मिनट। सुनीत जी, मैं आप खाली जाना पड़ा। सुनीत जी, आप एक बड़े अनुभवी नेता हैं सर, लेकिन मुझे ये बताइए, सुनीत चोपड़ा तो लेफ्ट का परचम लहराते रहेंगे, लेकिन पीछे कोई खड़ा भी होगा कि नहीं? हावड़ा स्टेशन बंगाल करके कब तक राजनीति करोगे? क्या बोलते हो? बीजेपी एक तिनका है, इसी तिनके का सहारा होता है डूबते हुए को, इसी तिनके का सहारा होता है डूबते हुए को। यही डूबता हुआ तिनका एक दिन जहाज बनकर झूठ बोलना बंद करो। नैया पार लगाएगा। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा झूठ अब पता चलेगा नहीं। किसानों ने दिखा दिया। दिल्ली की सड़कों पे मोदी हाय हाय हो रही है। दिल्ली की सड़कों पे मोदी हाय हाय हो रही है। मैं सुनीत जी से पूछ रही हूँ एक सवाल। सुनीत जी, आप बड़े लेफ्ट के अनुभवी नेता हैं। पूजा श्री, एक मिनट रुकिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, ऐसे मत बोलिए नॉन स्टॉप प्लीज। पूजा, मैं एक मिनट। सुनीत जी, वो बेचारी थोड़ी पागल हो गई। बड़े अनुभवी नेता हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप तो लेफ्ट का परचम लहराते रहेंगे, लेकिन आपके पीछे कोई खड़ा भी होगा कि नहीं होगा, या अकेले सुनीत जी खड़े रहेंगे? उनको गाना गाने दीजिए, उनको स्तुति गाने दीजिए। भाई पूजा श्री, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना मैं आपका ऑडियो बंद करूंगी। मैं एक बार सवाल पूछ रही हूँ, मैं ऐसे मत बोलते रहिए। सुनीत जी, मेरा सवाल सुनिए आप प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल, मैं सुनूंगा सर, आप बहुत अनुभवी नेता है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो परचम लहरा रहे हैं उसमें पीछे फौज कितनी खड़ी है वो भी तो मायने रखती है। वो फौज कहाँ है सर? सब फौज है। अगर आपने रैली देखी किसानों की बंगाल में, आपको पता लग जाएगा कि आज की वो शाह की रैली से कई गुना ज्यादा थे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे।
हम ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। अच्छा जेटली जी, लेकिन देख लेना चुनाव में परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल में बुला लीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ, जो जितेंद्र तिवारी जी देख के हंस रहे हैं कि मैं तो अपनी पार्टी का बचाव कर नहीं पा रहा। ये देखिए सुनील चोपड़ा जी मेरी पार्टी के प्रवक्ता बन गए। नहीं, उनको उनसे पूछे, उनको दर्द समझिए। वो टीवी पे नहीं बोल पाने वाले सब देखते हैं, उनका दर्द समझिए। तो देखिए कैसे बैठे बेचारे, वो सोच रहे हैं मैं कल तक मैंने अपनी सारी हकीकत वापिस रखी थी, आज मैं बात ही नहीं बोल पा रहा। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हकीकत तो बंगाल की जनता जानती है। जवाब तो बंगाल की जनता को वहां के नेताओं को दे रहे हैं। और नेता दीदी के इशारे पे काम करेंगे तो जनता उनको छोड़ के चली जाएगी। जनता चाहती है बंगाल की कि हमें एक स्वच्छ प्रशासन चाहिए। जो नारा लेके दीदी आई थी, बताइए आज उनके भतीजे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ये बेचारे अकेले खाली बैठे। सुनील चोपड़ा जी को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब वो सुनील चोपड़ा जी भी उनके भतीजे की वकालत कर रहे हैं बैठ के। जितेंद्र जी से पूछ लेते हैं। जितेंद्र जी, पार्टी में किसी के भतीजे की वकालत नहीं कर रहा। मैं एक बार जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। जितेंद्र जी, ममता दीदी और भतीजे साहब, दो लोग पार्टी चला रहे हैं, ताकत नहीं है आपके क्या? जितेंद्र जी, ममता दीदी और भतीजे जी, दो लोग पार्टी चला रहे हैं, नहीं है जो उसको रोक लेगा। और इसीलिए आप जैसे नेता सर ये कहते हैं कि काम करने की आजादी नहीं मिलती। जितेंद्र जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी अच्छी। हर किसी को देखिए कुछ मुद्दों पर असहमति होती है, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस सहमति पर को असहमति को सहमति में बदलने का भी प्रावधान है। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सारा तवज्जो दीदी की ओर, मैं मानूं आपको फंड मिल गए, मैं मानूं कि दीदी आपको मंच पर आमंत्रित करेंगी, मुख्यमंत्री के, मैं मानूं कि आप थोड़े दिन में उनके लिए चुनावी रैलियां करेंगे। नहीं है सर देखिए ना, आपने अपनी बात रखी। आप कह रहे हैं मुझे 2 दिन पहले, मुझे बस एक बात बता दीजिए, 2 दिन पहले मैं आपको पूर्व टीएमसी के नेता लिख रही थी, आज मैं आपको टीएमसी का नेता लिख रही हूं। अगर ऐसे ही होता रहेगा टीएमसी के अंदर, तो दीदी तो पता नहीं किस पर भरोसा करेंगी। अरे दीदी तो अकेले ही काफी है। दीदी के मुकाबले बीजेपी के पास कौन है? उनको तो मोदी जी का नाम व्यवहार करना पड़ रहा है। उनके पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? उनके पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? दीदी के मुकाबले बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? लेकिन दीदी के साथ एक सबसे बड़ी अकेले आप लोगों के लिए अकेले ही काफी है। आप लोगों के लिए अकेले ही काफी है। कौन लूटेगा जो केंद्र में हिस्सा है? उनके भतीजे का शासन कैसे होगा? उनके भतीजे जो बड़े जी ऐसे खाने भरने वो कैसे मिल जाएंगे? बोल दीजिए जितेंद्र जी, बोल दीजिए। अरे सच बोल दीजिए, छोड़िए ऐसे सुने ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं भी कर सकता हूं आपके नेताओं के खिलाफ, बेटों के खिलाफ, लेकिन ये शालीनता नहीं है। बिना प्रमाण के किसी के खिलाफ ऐसा कहना उचित नहीं है। आपके पास मुद्दे नहीं है, बंगाल के लिए कोई विजन नहीं है, इसीलिए आप व्यक्ति आक्रमण पर उतरे हैं। बंगाल को आप क्या देना चाहते हैं वो बताइए। भतीजा के बारे में मत सोचिए, वो अपने घर में सुखी है। बंगाली नहीं मानती है दीदी। बंगाल के लिए क्या करने वाले हैं? बंगाली नहीं मानती। अगर वो बॉर्डर पर रहता है, बांग्लादेश से आता है, बंगाली है। अपनी जय जी के पास में जाऊंगी। जितेंद्र जी मूल निवासी बंगाली नहीं चलाता आज की डेट। जितेंद्र जी, ये जो साथी आपके, मैं बार बार कह रही हूँ, जो साथी आपके आज मंच पर थे बीजेपी के, ये भी तो आपके ही साथी हैं। ये भी तो आपके ही साथी हैं। अगर उन्हें काम करने की इतनी आजादी मिल रही थी, या उन्हें लग रहा था कि टीएमसी सत्ता में वापस आ रही है, तो क्यों दल बदल कर रहे हैं? देखिए, आपने एक चेहरा दिखाया कि कुछ एमएलए बीजेपी में गए, लेकिन दूसरा तस्वीर आपने नहीं दिखाया कि आज के दिन ही कम से कम 2-3 हजार बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए। तो चुनाव में ये कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण होंगे, कौन नेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो तस्वीरें भी कम से आज फिर एक तस्वीर आई है मिदनापुर से। सर एक तस्वीर आई है, मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। मिदनापुर से जो तस्वीर आ रही है, किस तरह से कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, आज मिदनापुर से वो तस्वीर आई। और ये मिदनापुर की तस्वीरें अगर मैं दिखा पाऊं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के काफिले पर हमला हुआ, वो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काफिले पर हमला हुआ, थोड़ी देर में दिखाती हूं, अभी दिखा नहीं पा रहे हम, लेकिन मैं वो तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से काफिले पर हमला हुआ है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही, कौन कर रहा है ये सब? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। मिदनापुर में जो ये क्या हो रहा है सर?
देखिए मैडम, बीजेपी मिदनापुर के मीटिंग में जो अपेक्षा थी आज भारतीय जनता पार्टी को, हाँ। उन्होंने सोचा था जो माइलेज उन्हें मिलेगा वो माइलेज नहीं मिला, वो प्रचार नहीं मिला, इसीलिए इसे और प्रचारित करने के लिए ऐसी घटनाएं घटाई जाती हैं। ये पूरी तरह से प्रायोजित है, ये जानबूझकर ऐसी घटनाएं प्रायोजित की जाती है जैसे कि जिससे कि उन्हें एक मुद्दा मिले। चलिए मैं एक चीज कह देती हूँ, अवनी जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं एक चीज कह दूं जितेंद्र जी, आपने 2 दिन में जैसा यू टर्न लिया और उसके बाद जिस तरह से आप मुखर होकर दीदी का पक्ष रख रहे हैं, आपका तो प्रमोशन तय है सर। सुचरिता मैं जितेंद्र तिवारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलिए सर, पूछिए। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं दीदी का चहेता ही बनकर रहना चाहता हूं। बिल्कुल, पूछिए सवाल पूछिए अवनी जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जितेंद्र जी एक बात बताइए कि आपने जगत प्रकाश नड्डा की सुरक्षा में 700-800 पुलिस वाले लगा रखे थे, ऐसा आप बताते हैं, तो वो 700-800 पुलिस वालों में से कितने लोग घायल हुए उस पत्थरबाजी में? पुलिस भी घायल होती, या पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने खुद स्टेज किया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता कितने घायल हुए? ना कोई पत्थरबाज घायल हुआ, ना पुलिस वाला घायल हुआ। गाड़ियां टूटी, देखिए बीजेपी के नेता घायल हुए, विजय वर्गीय के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। आपको समझ में नहीं आता कि ये जनता वहां की जानती है, ये वहां की जनता जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टी के नेता जो छोड़ के आ रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत मालूम है, उनको ये जमीनी हकीकत मालूम है। आप जवाब सुन ले, बंगाल में टीएमसी का कोई नाम लेना नहीं रह गया। ठीक है जितेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर मैं अनिर्बान के पास जाऊंगा। बोलिए आप जवाब सुने ना। हाँ। माननीय नड्डा जी के काफिले पर जो हमला हुआ, उसमें आपने ये देखा होगा कि उसके 24 घंटे के अंदर ही जिन लोगों ने हमला किया था, ऐसे कम से कम 7-8 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उन पर केस मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसके बाद सियासी नौटंकी भी कह दिया ममता दीदी ने, कार्रवाई की गई है। उसके बाद सियासी नौटंकी भी कह दिया। सर तो ये कैसे होता है कि एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं और उसके बाद आप उसको नौटंकी कहते हैं? कम से कम 7 नहीं जितेंद्र जी एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ आप उसे नौटंकी कहते हैं, तो किसे माने हम? राज्य सरकार राज्य में होने वाले हमले को नौटंकी कहे तो उसे क्या कहूं मैं? जो चूक की बात कही गई, नहीं जो ये कहा गया कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था नहीं आप मेरा सवाल जितेंद्र जी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं और फिर जिस पर हमला हुआ उसे सियासी नौटंकी की बात भी कह रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार की मुखिया अगर ये कहेंगी तो कैसे उस कार्रवाई पर विश्वास करें? सर मैं ये पूछ रही हूं आपसे जितेंद्र जी। राज्य सरकार के मुखिया ने इसलिए कहा कि एक कॉन्वॉय में जितनी गाड़ियां होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा गाड़ियां आप खुद लेकर चले जाएंगे, ऐसे भी लोगों को लेकर चले जाएंगे जिन पर मुकदमा चल रहा है, जो जेल से रिहा हुए हैं, ऐसे भी लोगों को अपने काफिले में लेकर घूमेंगे। और उसके बाद कोई दुर्घटना घटेगी तो आप सरकार को दोषी करेंगे, ये तो ठीक नहीं। आपको अच्छे लोगों को लेकर चलना चाहिए, जो ऐसे लोग जिन पर जनता का आक्रोश है। मैं अनिर्बान के पास एक बार जा रही हूँ। सरकार पर दोष लगाएंगे, ये ठीक है। नड्डा जी पर आक्रमण हो ये कोई नहीं चाहता, अनिर्बान और इसके आक्रमण हो ये कोई नहीं चाहता। आज अमित शाह ने जब ये कहा कि 200 200 से ज्यादा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में, आपको नहीं लग रहा था बीजेपी खाता खोलेगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में अपने लिए जमीन तलाशी, ये 200 का सपना बीजेपी का पूरा हो जाएगा तो क्या होगा ममता दीदी का? अरे उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस में भी कहा था 45 से ज्यादा सीट लाएंगे, वहां भी उन्होंने सपने देके नहीं। तो ममता दीदी ने तो लोकसभा इलेक्शन से पहले भी कहा था कि 42 टीएमसी 18 कैसे छिटक गया था, 18 पद्म फूल कैसे खिल गया था, 18 कमल कैसे खिल गया था 2019 में। जो 2019 में हुआ वो तो आधा तारीपार हुआ था ना टीएमसी का, 21 में पूरा तारीपार हो जाएगा टीएमसी का। 200 क्या 200 से ऊपर का आंकड़ा भाजपा छुएगी 2021 में, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मिस गवर्नेंस है, जिस तरह का रक्तपात है वहां पे, जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस हिसाब से एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नेगेटिव है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव है,
महिलाओं असुरक्षित महसूस करती है, बलात्कार सरेआम होता है, ये सारी चीजों के चलते ये हकीकत होगा। आज दीदी अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रही है? इसलिए अकेला महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो सियासी रण है इसमें सुनीत जी की भविष्यवाणी बड़ी जरूरी है। सुनीत जी ममता बनर्जी तो मान रही हैं कि इस बार वो सत्ता में आ रही हैं फिर से। आपने सुना जितेंद्र जी को, अनिर्बान को आपने सुना। वहां अमित शाह 200+ की भविष्यवाणी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं सर, लेफ्ट के लिए? हम एक चीज जानते हैं, लेफ्ट कि जो हमने देखा है किसान आंदोलन में, हिंदुस्तान का किसान जिसके साथ जाएगा वो जीतेगा। बड़ा फॉसिल इनको चिल्लाना आता है, इनको कहो भाग जाएं, ये भिखारी हैं और कुछ नहीं है। बंगाल में एक फॉसिल हो चुका है, शुतुरमुख वाला राजनीति करती है लेफ्ट बंगाल में। अरे बकवास मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी अकल आती है। लेफ्ट ने, इसलिए लेफ्ट को बंगाल तुम कुछ नहीं हो, लोगों ने भेज दिया है। और 21 में आप लोगों का इनको चिल्लाने दो, परसेंटेज ऑफ इसके साथ एक वो भेज दो, तानपुरा बजाने वाला भेज दो, गाएगा। सीट में तानपुरा बजाने वाला भेज दो, वो गाएगा। मैं तो नहीं करूंगा वो। अच्छा ठीक है, एक मिनट दत्ता जी नहीं सुनीत जी मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा है, क्योंकि यहाँ पर नूरा कुश्ती तो दो ही पार्टियों के बीच हो रही है सर। जाएंगे बाउल की तरह बोलते रहेंगे सर। नूरा कुश्ती तो दो ही पार्टियों के बीच हो रही है, सत्ता बनाने की, सरकार बनाने की। चिंता नहीं है मुझे। अब मुझे नहीं, आपकी भविष्य की अमानी क्या कह रही है? ममता दीदी आ रही है या बीजेपी आ रही है बीजेपी बंगाल में? सुन भी नहीं सकते। एक मिनट मेरी भविष्यवाणी 2 चीजें कहती हैं। पहली चीज, जनता मालिक है, वो तय करेगी। भविष्यवाणी फॉसिल कहती है लेफ्ट के लिए। और दूसरी चीज दिन तक अरे यार, इस बावल को भेज दो कहीं और, कांग्रेस में इस बावल को और कहीं भेज दो, कर रहे कि टीएमसी में एक इस सेकंड बावल को और कहीं भेज दो। सुनिए देखिए, इस तरह से मत बोलिए, सुनीत जी इस तरह से मत बोलिए। वो मेहमान है हमारे, जैसे आप हैं। नहीं, वो हमारे मेहमान है जैसे आप हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो सियासी नूरा कुश्ती है बंगाल में, वो बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी, बीजेपी वर्सेस लेफ्ट हो रही है। लेकिन सुनीत जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन लेफ्ट का अस्तित्व अब बंगाल में कुछ बचा नहीं है सर। आप जैसे कुछ अनुभवी हैं जो आते हैं और हम आपसे जानकारी जरूर ले रहे हैं, लेकिन फौज सर, नेता वही है जिसके पीछे फौज खड़ी हो, और फौज इस वक्त आपके पीछे तो नहीं खड़ी है, ये साफ नजर आ रहा है। बंगाल में जनता किसके पीछे खड़ी होगी, वो वहां पर सियासी नेता, सियासी राजनेता वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाभारत।